नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूं तो भारत ने हर युद्ध में पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है, पर आज हम वंदे मातरम में उस एक तरफा जंग की कहानी सुनाएंगे जिसके हर एक पहलू में पाकिस्तान के लिए सबक है। सबक ये कि हिंदुस्तान जैसे ताकतवर देश को छेड़ोगे तो चूर चूर हो जाओगे। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Nothing but exaggerated lies. Pakistan launched a full-scale war against us. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. समर्पण के अभूतपूर्व पैमाने का। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दायरे में फैला हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में दमन की राजनीति आजादी के बाद से ही चल रही थी। जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर बाशिंदे को बस एक ही भाषा बोलनी चाहिए, उर्दू और सिर्फ उर्दू। पाकिस्तान के उर्दू भाषी पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को खुद से छोटा मानते थे। इसी बीच 1970 में पाकिस्तानी इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ईस्ट की 169 में से 167 सीटें हासिल कर ली थी और भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट के 138 में सिर्फ 81। यानी पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला था। पर इसे रोकने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गए। ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, तब इस बगावत को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया गया। टिक्का खान एक जालिम जनरल था। बलूचिस्तान का विद्रोह भी इसी ने अपनी बर्बरता से दबाया था और आने वाले सालों में इसे बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा गया था। उसकी अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार की हदें पार करनी शुरू कर दी। The Pak Army on the night of 25th, 26th. पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 की रात में ऑपरेशन सर्च लाइट में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोला और हजारों, मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को मार दिया। शरणार्थी भारत आने लगे। तब श्रीमती गांधी ने फैसला लिया कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करनी चाहिए और इस तरह हम इस जंग में शामिल हुए। That is how we got involved. पूर्वी सरहद से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भारत की ओर पलायन करने लगे। 100,000 नहीं, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम का रुख करने लगे। भारत के लिए इतनी तादाद में रिफ्यूजियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि रिफ्यूजियों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, हिंदुस्तान का वो संयम जो उन परिस्थितियों में भी कायम रहा था।
पर संयम के साथ ये भी याद दिला दें कि जब संयम टूटा तब क्या हुआ। इंदिरा ने सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजा। What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. And she said, I don't mind if there's war. ईस्ट पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान अत्याचार की ऐसी हदें पार कर रहा था कि उसे बंगाल का कसाई कहा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने टिक्का खान को पद से हटाकर जनरल नियाजी को ईस्ट की बागडोर थमा ली। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी और इसीलिए उसने पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. The situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. भारत ने उसी रात से पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त शुरू की। और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान के 2 एयरफील्ड पर बमबारी कर दी। पश्चिमी सीमा को महफूज तो किया था, पर पूरी ताकत नहीं झोंकी। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की। थार के रेगिस्तान में एक छोटा सा कस्बा है लोंगेवाला। 4 दिसंबर की देर रात जब जवानों की पेट्रोल पार्टी वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि ये आवाजें पाकिस्तानी टैंकों की थीं जो लोंगेवाला की ओर बढ़ रहे थे। सर जी, दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ट्रक और टैंक लगातार हमारे नजदीक आ रहे हैं। ओवर। अल्फा वन। सर आदेश दीजिए, बताइए क्या करना है। दुश्मन के टैंक हमारे करीब आ रहे हैं। लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 23 पंजाब की बस एक कंपनी तैनात थी। और सामने से आ रहे थे पाकिस्तान के करीब 2000 से ज्यादा सैनिक। 90 के आसपास टैंक और ट्रक उनके पास थे। अगर भारतीय सैनिक मोर्चा छोड़ते तो पाकिस्तानी भारतीय शहरों का रुख कर सकते थे और अगर वहां बने रहते तो आत्महत्या से कम नहीं होता। मेजर चांदपुरी जानते थे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपने जवानों से कहा, जिसे भी दुश्मन का खौफ है वो भाग जाने को आजाद है। बस इतना याद रखना कि जो भी भागेगा वो बटालियन और उसके पुरखों के नाम पर कलंक लगा कर जाएगा। मैं आखिरी सांस तक यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। मेजर चांदपुरी के किसी भी जवान की आंखों में मौत का खौफ नहीं था। वो तो अपने अफसर के साथ डटे रहे।
वायुसेना के विमानों में उस वक्त वो तकनीक नहीं थी कि रात में उड़ान भर सके, यानी मदद सुबह ही पहुंच सकती थी। सामने 90 टैंकों की फौज और मोर्चा संभाले बस 120 भारतीय। बारूदी सुरंग बिछाने का भी वक्त भारत के पास नहीं था, पर आउटपोस्ट को घेर चुके पाकिस्तानियों से आकलन में एक गलती हो गई। पोस्ट के नजदीक पहुंचकर जब पाकिस्तानी टैंकों ने वहां कांटेदार तार देखी तो उसे माइन फील्ड समझ लिया। वो थम गए। इंजीनियर बुलाने और माइन ढूंढने की कवायद में पाकिस्तान ने 2 अहम घंटे गंवा दिए। और जब आखिरकार पाकिस्तानियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनके टैंक रेत में धंसने लगे। भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगेवाला के पोस्ट की ओर उड़ान भर ली थी। इन टैंकों पर ऐसी बमबारी की गई कि 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक छोड़कर भाग रहे थे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, 120 सैनिकों के सामने अपने 2000 का हश्र। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के मनोबल पर जबरदस्त चोट कर गई। उधर पूर्वी मोर्चे पर भी हमारी फौज लगातार आगे बढ़ रही थी। पूर्व में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता कम नहीं थी। जनरल नियाजी ने किलेबंदी का रास्ता अपनाया था। सभी कम्युनिकेशन सेंटर, पुल पर कब्जा मजबूत किया। नियाजी ने अहम शहरों को किले में तब्दील कर दिया, पर ढाका को लेकर ऐसी कोई कोशिश नहीं की। शायद किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ढाका तक भारतीय पहुंच सकते हैं। पर भारतीय फौज तो अंतिम लक्ष्य की ओर देख रही थी। नियाजी टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन्स। कोई टाउन ने हमला करेगा, हम सीधा जाएगा ढाका। सो वी बाईपास द टाउन्स इन आवर प्लान्स। So that was the key factor. We did not capture Chittagong nor Khulna, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. So that was our plan. मोर्चे पर मोर्चा जीतते हुए हिंदुस्तानी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, तब कैसे अपनी विनती लेकर तुम अमेरिका के पास पहुंचे थे। जब वीरता के आगे टिक नहीं पाए तो कूटनीति का हथियार उठाया था। उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान में एक साथी नजर आता था और भारत रूस की दोस्ती को देखते हुए वो युद्ध में पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था। भारतीय फौज के पराक्रम को देखते हुए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के माथे पर पसीना आ रहा था। वो हर कीमत पर यही चाहते थे कि भारत अपने कदम वापस खींच ले। अमेरिका ने हिंदुस्तान की उत्तरी सीमा पर चीन के हमले की खबर फैलानी शुरू कर दी। वो जानता था कि ऐसी अफवाह सुनकर पाकिस्तानी सैनिकों में जोश भर जाएगा, पर हकीकत में चीन ने कभी हमला किया ही नहीं था। कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को अमेरिका से मदद मिल रही थी, साथ ही इंग्लैंड, चीन और श्रीलंका भी उसके साथ थे। भारत के पास थी तो बस हिम्मत और रूस की गहरी दोस्ती। उस वक्त यूएन में अमेरिकी दूत थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम और भारतीय सेना के वापस लौटने का प्रस्ताव पेश कर दिया, पर भारत के दोस्त रूस को भरोसा था कि भारत ये युद्ध जरूर जीतेगा और उसने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अमेरिका के बेड़े स्ट्रेट ऑफ मेलिका में थे। दिल्ली बहुत घबराया, हमसे कहा जो शहर हम छोड़कर आ गए हैं उन पर कब्जा करो, लेकिन ढाका नहीं। हम ढाका के बाहर ही थे। हमने उस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और ढाका की ओर बढ़ गए। Impossible task, but no mention of Dhaka. We are outside Dhaka. We ignore that.
जमीन की लड़ाई अब समुद्र तक भी पहुंच चुकी थी। भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोत को नष्ट कर दिया। भारतीय डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को समुद्र के तले में ही डुबो दिया। इसके अलावा 12 तेल टैंकरों को खाक कर दिया। तुम्हें याद है ना पाकिस्तान कि तुम्हारी नौसेना लड़ने की स्थिति में ही नहीं बची थी। हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका से मदद खूब मिली थी। दस दिसंबर को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भारतीय जल सीमा में दाखिल हो गया। इंग्लैंड की नेवी दुनिया में बहुत मजबूत थी, पर रूस ने जहाजों का एक बेड़ा, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और यहां तक कि न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दिए जो एंटी शिप मिसाइल से लैस थे। तब मजबूरन इंग्लिश नेवी को भागना पड़ा था। फिर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिकी कैरियर एंटरप्राइज और यूएसएस ट्राइपोली भारतीय जल सीमा में पहुंचे तो रूस ने उन्हें घेर कर मिसाइल तान दिए और सबमरीन को सतह से इतना ऊपर लेकर आए कि अमेरिकी जासूस सैटेलाइट उन्हें देख पाए। अमेरिका उल्टे पांव भाग गया। चीन पर भी रूस का दबाव काम कर रहा था। चूंकि पाकिस्तान के हर चालबाज साथी का जवाब रूस दे रहा था, भारत ने अपनी शक्ति केंद्रित की ढाका की ओर। पर अब पाकिस्तानी फौज ढाका की किलेबंदी शुरू कर चुकी थी और ढाका की किलेबंदी के लिए उसने वहां पहुंचने के लिए सड़कों और ब्रिजों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। यानी हिंदुस्तानी फौज ने अगर अपना पूरा ध्यान ढाका की ओर मोड़ दिया था तो पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत ढाका की रक्षा के लिए झोंक दी। वंदे मातरम में हम आपको सुना रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार की कहानी। पाकिस्तान जिस तरह आज बलूचिस्तान के वासियों पर जुल्म करता है, उसी तरह कभी बांग्लादेश यानी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर करता था। तब भारत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा था और भारत की फौज लड़ते हुए ढाका तक पहुंची थी। ढाका की ओर बढ़ते हुए भारत ने 2 पैरा के जवान टंगेल में एयर ड्रॉप किए। एंटोनोव 12, C-119, करीबू और डकोटा विमानों में सवार करीब 700 कमांडो भारत के अलग अलग शहरों से टंगेल के लिए रवाना हुए। इस पैमाने पर भारत की तरफ से यह पहला बड़ा ऑपरेशन था। पाकिस्तानियों को छकाने के लिए सैनिकों के अलावा कुछ पुतले भी पैराशूट से उतारे गए ताकि पाकिस्तानियों को यह अंदाजा लगाना आसान न हो कि कितने सैनिक और कहां-कहां उतारे गए। BBC London. In an unprecedented operation, the Indians have today airdropped 5,000 soldiers in Tangel. The Indian troops march towards Dhaka continues. ये आज तक किसी को मालूम नहीं कि बीबीसी रेडियो के प्रसारण में 700 की जगह 5,000 भारतीय सैनिकों का जिक्र कैसे आया? क्या यह किसी पत्रकार की गलती थी या फिर भारतीय एजेंसी रॉ ने बढ़ा चढ़ा कर जानकारी पेश की थी ताकि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो सके? वजह जो भी रही, 5,000 सैनिकों के एयर ड्रॉप होने की खबर से पाकिस्तानी खेमे में खूब हड़कंप मची और पाकिस्तानी फौज का मनोबल भी गिर गया। आंकड़ों का फासला भले ही हजारों का था, टंगेल में जांबाज कमांडो ने अपना काम करने में बस 4 घंटे का वक्त लगाया। पर अब हिंदुस्तानी फौज के रास्ते में तमाम मुश्किलें आ रही थी। भारतीय सेना के पास आगे बढ़ने के लिए कहीं गाड़ियां नहीं थी तो कहीं गाड़ी थी तो ईंधन नहीं।
ढाका अब बस 100 किलोमीटर दूर था। दो मोर्चों पर साथ साथ एक सी बहादुरी के साथ लड़ा जा रहा था ये अभूतपूर्व युद्ध। भारतीय नौसेना ने अब पाकिस्तान के कराची शहर पर हमला बोल दिया। नौसेना के साथ साथ भारतीय एयरफोर्स ने भी कराची में ईंधन और हथियार के डिपो पर जबरदस्त बमबारी की, जिसमें शहर की आधी क्षमता तहस नहस हो गई। कराची उस वक्त पाकिस्तान का इकलौता बड़ा बंदरगाह था और अब यहां पर जहाजों की आवाजाही बंद हो चुकी थी। पाक नौसेना के जहाज या तो तहस नहस हो चुके थे या बंदरगाह में ही रहने को मजबूर थे। जंग के जख्म झेल रहा पाकिस्तान अब आर्थिक तौर पर भी पस्त हो रहा। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, धू धू कर जलता कराची कैसे मीलों दूर से भी नजर आ रहा था। जंग शुरू हुए महज 10 दिन बीते थे और जीत करीब दिख रही थी। हिंदुस्तानी फौज का एकमात्र लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान की कराहती जनता की आजादी और इसके लिए जरूरी था पाकिस्तान का आत्मसमर्पण। अब भारत का हर एक कदम उसी दिशा में था। युद्ध पर ढीली पड़ती पकड़ के बीच ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर उस दिन सूबे के तमाम आला अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक कर रहे थे। यह बैठक चल रही थी ढाका के गवर्नमेंट हाउस में। तभी अचानक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के 4 विमानों ने उस इमारत की ओर उड़ान भर दी। हर दिन एक एक सील्ड एनवेलप दिया जाता था इसी के लिए कि ये आपके टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट डिटेल के लिए। पर ये दिस पर्टिकुलर जिसकी आप बात कर रही हैं वो एक फेमस सॉर्टी थी जो मिग एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने तेजपुर से उड़ान भरी थी और उनको ये कहा गया था कि आपका टारगेट जो है गवर्नर्स हाउस ढाका है जहाँ पे नियाजी साहब का हेडक्वार्टर भी था। इमारत पर जब बम गिरा उस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी थी। बमबारी से इमारत के मुख्य हॉल की छत गिर गई। गवर्नर इस कदर डर गए कि फौरन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो वहां सरकार से जुड़ा हर अधिकारी न्यूट्रल जोन की तरफ भाग खड़ा हुआ जिसे रेड क्रॉस ने बनवाया था। इस बमबारी का मकसद किसी को मारना नहीं था, इसका मकसद ही था दुश्मन को डराना। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, कितने खौफजदा थे तुम्हारे वो योद्धा। उधर हिंदुस्तानी फौज ढाका की ओर आगे बढ़े जा रही थी और नियाजी युद्ध विराम के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहे। Who spread the rumor that I have run away? I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You will see my dead body are alive. जनरल सैम मानेकशॉ ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा। अपनी साफ मंशा दिखाने के लिए ही उन्होंने 15 दिसंबर की शाम 5 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो पाकिस्तानी सेना के ढाका में सर्वोच्च कमांडर थे, उनका मनोबल यद्यपि टूट रहा था किंतु आखिरी हथौड़े की आवश्यकता थी और तोड़ने के लिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, और वो काम किया जनरल जैकब ने। जनरल जैकब अकेले विमान से ढाका पहुंचे और सिर्फ एक पर्चा अपने साथ ले गए जो उन्होंने जनरल नियाजी के सामने रखा और कहा यह आत्मसमर्पण का पत्र है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। बंदूकें अब खामोश थी, पर ढाका की तरफ बढ़ते भारतीय फौज के कदम थमे नहीं थे।
दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे जब भारतीय सैनिक ढाका शहर में दाखिल हो गए। सड़कें सुनसान थी, हर तरफ सन्नाटा था। ज्यों ही उनके पहुंचने की खबर फैली, खुशी और राहत से उछलते लोग हर ओर उमड़ पड़े। हर तरफ जय बंगला, जय मित्रवाहिनी, जय इंदिरा गांधी के नारे गूंजने लगे। अपने ही लोगों के हाथों बरसों गुलामों जैसा सुलूक सहने के बाद, अनगिनत यातनाएं झेलने के बाद, आजादी की एक एक सांस जैसे अनमोल थी। We got to the airport with difficulty. हर तरफ लोग बहुत खुश थे, जिधर देखो उधर जय बांग्ला के नारे लग रहे थे। जय बांग्ला। जब ढाका में 3000 भारतीय सैनिक दाखिल हुए थे, उस वक्त वहां पाकिस्तानी सेना की तादाद 30,000 थी। उनके पास गोलियां इतनी थी कि 1 महीने और लड़ सकते थे। और भारत के पास न सिर्फ सैनिक कम थे, बल्कि असलहा भी सिर्फ 4 दिन का था। पर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ। जिस लक्ष्य के साथ भारत युद्ध भूमि में आया था, उसे पूरा होने में अब चंद घंटों का वक्त रह गया था। 16 दिसंबर की सुबह जनरल सैम मानेकशॉ ने पूर्वी मोर्चे पर तैनात जनरल JFR जेकब को फोन लगाया और आदेश दिया कि वो जनरल नियाजी के पास सरेंडर के दस्तावेज लेकर जाएं और उनके दस्तखत लेकर आएं। हेलो, गुड मॉर्निंग जेकब, हाउ आर यू? वेरी गुड सर। मैं चाहता हूँ आज जाकर सरेंडर लेकर आएं। सर, मैंने आपको ड्राफ्ट भेजा था सरेंडर का, क्या आप देख पाए? जेकब, आपको मालूम है अब क्या करना है? जब 1971 में युद्ध की शुरुआत हुई थी तो जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा था कि उन्हें कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा पाकिस्तान को हराने में। लेकिन यहां तो 10 दिन बीते और लगा कि युद्ध अब खत्म ही होने वाला है। पर यह आखिरी मोर्चा था जहां बगैर वक्त और जान गंवाए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करना था। I went to Niazi's office. मैं नियाजी के ऑफिस गया और मेरा ड्राफ्ट किया हुआ सरेंडर डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया। ये मेरा खुद का सरेंडर ड्राफ्ट था और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। मैंने दिल्ली जो ड्राफ्ट भेजा था उसे किसी ने अप्रूव नहीं किया था। Not by anyone. नियाजी के दफ्तर पहुंचते ही जनरल जेकब ने उसे सरेंडर दस्तावेज पढ़कर सुनवाए। नियाजी को एतराज था, वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अमेरिकी आका कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। वो बस वक्त चाहता था। All Pakistan military and paramilitary forces to surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities, and personnel of West Pakistani, originated by the forces under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. ये तो एक तरफा है। बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी और आपके सैनिकों की देखभाल करेंगे। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ वारसा सलूक करेंगे। और अगर आपने फिर भी हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। सोच लीजिए, हम आपको आधे घंटे का वक्त देते हैं। इतनी देर में अगर आप राजी नहीं हुए तो हमें सीज फायर खत्म करना पड़ेगा। कम ऑन। ये कहकर जनरल जेकब उसके दफ्तर से बाहर निकल गए। वो आधे घंटे तक बाहर पाइप पीते रहे, टहलते रहे। बाहर मौजूद पत्रकार बार बार उनसे सवाल पूछते, पर वो शांत रहे। ऊपर से तो वो शांत दिख रहे थे, पर भीतर ही भीतर सोच रहे थे।
बाहर गया, बोला क्या किया? पाकिस्तान के पास ढाका में करीब 26,400 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ 3,000। अगर वो सरेंडर को मना कर देगा तो मैं क्या करूंगा? सीज फायर का वक्त निकला जा रहा है, पासा पलट भी सकता है। अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। I had no answer. आधे घंटे बाद जब जनरल जेकब कमरे में वापस लौटे तो सरेंडर का दस्तावेज टेबल पर वैसे ही पड़ा था। तो क्या फैसला किया आपने? नियाजी को पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों से कोई आश्वासन मिल नहीं रहा था, अमेरिका भी चुप बैठा हुआ था, यानी नियाजी के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जान बचानी थी तो सरेंडर करना ही था। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, दुनिया की आंखों के सामने वो सरेंडर, जब एक एक पाकिस्तानी सैनिक ने हथियार डाला था। जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल सौंपी थी। हिंदुस्तान की कदमों में झुक गए थे तुम। भूल गए तो याद दिला दे, तुमने अपनी आधी जमीन गंवा ली थी, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, रुतबा तार तार हो गया था, अपनी आधी जल सेना, चौथाई वायु सेना और 1/3 सेना को इस युद्ध में गंवा दिया था तुमने। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। पर याद ही रखना है तो ये भी न भूलना, वो हिंदुस्तान ही था जिसने जीती हुई जमीन पर निगाह भी नहीं डाली। कब्जा तो दूर, ढाका में तिरंगा तक नहीं फहराया। 93,000 पाकिस्तानियों को युद्ध बंदी बनाया जरूर, लेकिन तुम्हारी तरह यातना नहीं दी। जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज वगैरह ले आया तो फिर मेरी फर्ज थी कि उनको संभालना। तो मैंने उनको कैंप में लगाया। आपको एक किस्सा बताऊं। इनको मैंने जो कैंप में लगाया 5,000 यहां, 4,000 यहां, 6,000 यहां, और मैं जाया करता था मिलने। मैं जब एक कैंप में गया तो वहां सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। तो जब मैं गया मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूं? आप कहते साहब देखे। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जानों से पूछता हूं वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब। मच्छरदानी है? मच्छर नहीं। हाँ साहब। मैं लंगर में जा सकता हूं? तो लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे अपने करते, उससे कोई मैं खाना टेस्ट कर सकता हूं। फिर लेट्रीन में गया, वहां पाकिस्तानी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया, उसने इनकार किया। मैं क्यों मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा? तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ करेंगे। मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहते अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। युद्ध की रट लगाते हुए पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो विनाश सिर्फ उसका है। वंदे मातरम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।